इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? इंडिकेटर का वर्ड बना है इंडिकेट करने से, है ना। इंडिकेट करना मतलब पता लगाना, राइट। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब हुआ एक इकोनॉमी का हालचाल पता लगाना है कि वो किस फेज़ में जाने वाला है या किस फेज़ में है, तो उसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन इंडिकेटर्स के लिए हम यहाँ देख सकते हैं, तो 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास: लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और कोइंसिडेंट या कंकरेंट इंडिकेटर्स। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग और कोइंसिडेंट। लीडिंग ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है जिनके बारे में, यानी इन इंडिकेटर्स के बारे में हमें शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि ये आगे इनके हालात क्या होंगे, है ना। तो यूँ कह लो कि बिफोर बिगिनिंग द इकोनॉमी हमें पता चल जाएगा, बिफोर बिगिनिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्टार्ट होते, या यूँ कह लो कि साल शुरू होने से पहले, या इकोनॉमी शुरू हो तो बहुत पहले से चल रही है, तो हम ये तो कहेंगे नहीं अब कि इकोनॉमी शुरू होने से पहले, लेकिन हाँ ये है कि एक दौर शुरू होने से पहले ही हम इसके बारे में बता देंगे कि इसका हालात क्या हैं, इकोनॉमी के हाल क्या चल रहे हैं। बात क्लियर हुई? ये हो गया लीडिंग। जैसे एग्जांपल के लिए बताया है, चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू ऑर्डर्स फॉर कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। दोज वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज, है ना। रियल आउटपुट, असल में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आउटपुट आने से पहले ही अगर कोई चेंज आ जाता है, किसी के बारे में हम पता लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, यानी प्रोडक्शन से पहले की बात कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स ऑफन चेंज प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स। इकोनॉमिक एडजस्टमेंट से पहले ही लीडिंग इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं और हम इनमें चेंजेस कर देते हैं। इकोनॉमी तो हम बाद में चल रही है, हम इसे पहले ही कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चेंज इन स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस, शेयर के प्राइस जो हैं वो पहले ही चेंज हो जाते हैं। मतलब मान लो इकोनॉमी तो बाद में कुछ होगी, लेकिन प्राइस तो पहले ही चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो सरकार कल चेंज होगी, प्राइस तो आज ही, जैसे ही ये न्यूज़ आया कि कल सरकार बदलेगी, कल ये नियम आएंगे, नए नियम आएंगे, पुराने नियम हटाए जाएंगे, तो कल होगा। रियल आउटपुट तो कल है, प्राइस में चेंज तो आज ही हो जाएगा। ये दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन्स एंड प्रॉफिट। कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, सेल करने से पहले ही हम प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करके रख लेते हैं कि मुझे ये बेचना है, बेचेंगे जितने में भी बेचेंगे, इसमें 2000 का मेरा प्रॉफिट रहेगा, है ना। ये पहले ही डिसाइड हो गया, बाद में बिका नहीं बिका बाद की बात है। इंडिसेस, इंडिसेस मतलब फाइनेंसिंग, जैसे हाउसिंग, इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइस आर जनरली सीन एज precursors of upturns and downturns।
ये सारे जो है प्राइस, इंटरेस्ट रेट हो गया, हाउस के प्राइस हो गए, ये सारे हम अप डाउन देखते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं ना इनके प्राइस। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो क्या रियल आउटपुट के बाद हो रहा है या रियल आउटपुट से पहले हो रहा है? आउटपुट से पहले हो रहा है। पहले ही हो रहा है ना। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, रियल आउटपुट, ठीक है। तो ये बिफोर रियल आउटपुट है, बिफोर रियल आउटपुट। और कुछ इसे अंडरलाइन कर लो चाहो तो, हैं? यहाँ से एग्जाम्पल्स दे ही रखे हैं, चेंज इन स्टॉक प्राइस, प्रॉफिट्स मार्जिन एंड प्रॉफिट्स, indices such as housing, interest rate, price are generally seen as precursor of upstream and downstream. Similarly, value of new orders of consumer goods, new orders for plant and equipment, ये नए नए जो ऑर्डर आते हैं इन सब चीज़ों के, ये डील से पहले के प्राइस ही तो डिसाइड होते हैं या डील के बाद प्राइस डिसाइड होता है? डील से पहले ही हो जाता है। कंज्यूमर गुड्स हो गए, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए, बिल्डिंग हो गए फॉर प्राइवेट हाउस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडिसेस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मनी ग्रोथ रेट्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रैकिंग फॉर फोरकास्टिंग चेंजेस इन बिजनेस साइकिल। तो ये सारे एतबारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछा जाए, दे दिया, बोला कि भाई कौन सा इंडिकेटर है, मान लो दे दिया कि बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउस, कौन सा इंडिकेटर हुआ? तो इसलिए ये सारे तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। मेरे ख्याल से पहचानना भी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं हो गई अब। मनी ग्रोथ रेट, मनी ग्रोथ रेट ये भी लीडिंग में ही आ रहा है, ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर्स दो वाइडली यूज टू प्रेडिक्ट, अब आ गया ना मेन वर्ड, प्रेडिक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, कि आगे हमारी इकोनॉमी आगे इस तरीके से चलेगी, हालात ये रहेंगे सब, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रेडिक्ट चेंजेस इन द इकोनॉमी आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, क्योंकि प्रेडिक्शन है तो ज़रूरी नहीं हमेशा एक्यूरेट रहे। इवन एक्सपर्ट्स डिग्री ऑन द टाइमिंग ऑफ दीज सो कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स, चाहे एक्सपर्ट ही क्यों ना हो कोई, वो भी जो इंडिकेटर बताएगा, लीडिंग इंडिकेटर के रूप में जो कुछ भी बताएगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से क्या रहे, सही रहे। इट मे बी वीक और मंथ आफ्टर अ स्टॉक मार्केट क्रैश बिफोर द इकोनॉमी बिगिंस टू शो साइन ऑफ रिसीडिंग, नेवरदलेस इट मे नेवर हैपन। हमने बिजनेस साइकिल में यही तो देखा कि एक दौर आता है जब एक्सट्रैक्शन रहता है, फिर पीक आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आता है, फिर ट्रो आता है ना। इसकी प्रेडिक्शन ही तो करते हैं, क्या पीक आएगा, ये पीक कब तक रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा कब तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, टो आएगा तो कब तक ट्रो रहेगा, डिप्रेशन कब तक रहेगा। प्रेडिक्शन करते हैं,
क्या वो एक्यूरेट रहेगा? नहीं। कोई नहीं बता सकता इसे। और एक पैटर्न में चले जैसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है इट मे बी वीक्स और मंथ्स, है ना, आफ्टर अ स्टॉक मार्केट क्रैश। ये एग्जांपल के बारे में बताया है कि स्टॉक मार्केट एक बार क्रैश हुआ तो अगली बार क्रैश होगा, वो तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन कब होगा नहीं पता। हो सकता है हफ्तों लग जाए, महीनों लग जाए, है ना। तो ये प्रेडिक्शन ही रहता है कि इस हिसाब से ये चलता रहा है और चलता रहेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, एकदम धड़ाम से गिर गया था स्टॉक मार्केट, काफ़ी लॉस हुआ था। कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। दो महीने तो समथिंग हो ही चुके हैं। तो तब एकाएक अचानक ही बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ बहुत लोगों का। हाँ, और उससे पहले जो मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट जो क्रैश हुआ था वो हुआ था मार्केट क्रैश नहीं हुआ 2008 में। 2008 में रिसेशन आया था, अमेरिका में रिसेशन आ गया था, अमेरिकन बैंकों में काफ़ी गिरावट आ गई थी। 2020 में मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन हाँ ये है कि उसमें बढ़ भी गया था, काफ़ी लोग काफ़ी बिजनेस डाउन हुए तो मार्केट गिर गया था, उसके बाद फिर बढ़ा भी था अच्छा खासा, जिसमें बिटकॉइन वगैरह के रेट काफ़ी बढ़ गए थे। खैर, तो एक सेम जैसे अब हुआ है, 2 महीने पहले क्रैश हुआ था, अब अगला कब होगा? कोई कहे 6 महीने बाद होगा, क्योंकि हर 6 महीने में मार्केट क्रैश हो रहा है। ठीक है, हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन करेक्ट नहीं है, एकदम एक्यूरेट नहीं है कि 6 महीने बाद हो ही जाएगा। हो सकता है अगला मार्केट क्रैश होने में 1.5-2 साल लग जाए। ठीक है, तो ये सब क्या लीडिंग इंडिकेटर्स है जो हम पहले ही अंदाज़ा लगा के रख लेते हैं। क्लियर हो गया? इसको अगर लिखना चाहो तो खाली टाइम में जो अंडरलाइन किए करवा रहा हूँ इन्हें लिख भी लेना। फिर दूसरे पे आते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है? तो ये बिल्कुल लीडिंग का उल्टा है। ये रियल आउटपुट के बाद के इंडिकेटर्स हैं। रियल आउटपुट का मतलब कि जो एक्चुअल में जो इवेंट है, प्रोडक्शन है या कुछ भी है, उसके हो जाने के बाद, ठीक है, इसका ये सारे इंडिकेटर्स अपना असर दिखाते हैं और इनसे हम पता लगाते हैं कि किस फेज़ में इकोनॉमी चल रही है या किस फेज़ में आगे आने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, कॉरपोरेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फिर से आ गया, पहले भी आया था, वो प्रॉफिट मार्जिन था और यहाँ कॉरपोरेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट मार्जिन तो हम पहले ही सोच के रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कॉरपोरेट प्रॉफिट है वो तो साल के एंड में ही पता चलता है ना कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ये ध्यान रखना है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, इनपुट नहीं आउटपुट। तो आउटपुट का अगर पर यूनिट कॉस्ट देखा जा रहा है, लेबर कॉस्ट, तो प्रोडक्शन से पहले थोड़ी देख पाएंगे, प्रोडक्शन के बाद ही पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्शन के
बाद पता चलता है, इसलिए हम आउटपुट को देखते हैं, इनपुट को नहीं देखेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो लैगिंग इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। देखो, इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन दीज इंडिकेटर्स, changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। क्या लिखा? एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पर हैं, लैगिंग इंडिकेटर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखाता है। क्या दिखा रहा है? इकोनॉमी की हिस्ट्री दिखा दे रहा है, ये इकोनॉमी पहले से क्या करती हुई आ रही है। और changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। एक कोई इकोनॉमिक ट्रेंड है या कोई एक ऐसा पैटर्न या कोई सीक्वेंस जो पहले हो चुका है, बस उसी के बेसिस पे ये इंडिकेटर्स अप्लाई किए जाते हैं और इनसे हम रिजल्ट निकालते हैं। इन अदर वर्ड्स, variables that change after the real output change are called lagging indicators। मिल गया डेफिनेशन? ऐसे वेरिएबल्स जो रियल आउटपुट के बाद चेंज हो रहे हैं उन्हें हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। If leading indicators signal the onset of business cycle, lagging indicators confirm these trends। अगर लीडिंग इंडिकेटर्स एक इकोनॉमिक साइकिल के बारे में कोई बात बता रहा है तो लैगिंग इंडिकेटर उसे कंफर्म कर रहा है? मतलब पहले एक प्रिडिक्शन करी, फिर वो पूरा जो अपना टाइम है, इवेंट है, वो सारा बीत गया, एंड देन लास्ट में फाइनली क्या होगा? लैगिंग इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर को कंफर्म कर देता है कि हाँ, जो उस वक्त बोला था वो सच हो गया। कोई दिक्कत नहीं? लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर्स दैट चेंज आफ्टर एन इकोनॉमी हैज एंटर्ड अ पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। सम एग्जांपल्स ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिर से इंटरेस्ट रेट आ गया, पहले भी आया था। तो लीडिंग इंडिकेटर में अगर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पहले से ही इंटरेस्ट डिसाइड कर रहे हैं या एक अज्यूम कर रहे हैं कि इतना इंटरेस्ट रहेगा। और लैगिंग में अगर हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं कि पूरा इवेंट हो जाने के बाद देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या बना। होता है कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इन्फ्लेशन का रेट पहले नहीं डिसाइड होता है। पहले अगर होता भी है तो वो एक अजम्पशन ही रहती है, बाद में सारा कुछ हो जाने के बाद देखा जाता है कि पहले क्या था रेट, अब क्या रेट है। तो इन्फ्लेशन इतना % से बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट वही हो गया, इन्फ्लेशन रेट है। तो कई बार तो इसके लिए लिख सकते हैं, ये हर बार नहीं होता, समटाइम्स। इंटरेस्ट रेट हर बार नहीं होता, हर बार लैगिंग नहीं होगा, ज़्यादातर ये लीडिंग ही रहता है, कभी कभी लैगिंग बन जाएगा ये। ठीक है। तो एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI एंड द कॉमर्शियल लैंडिंग एक्टिविटीज़। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉमर्शियल लैंडिंग, तो ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं एक एक करके। पहले ये बताओ कि जितने एग्जांपल हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और इंटरेस्ट रेट, इन 4 एग्जांपलों में कोई प्रॉब्लम समझने में? ये सारे वही है कि रियल आउटपुट के बाद ही ये इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। इंटरेस्ट रेट का मतलब
कि इकोनॉमी आगे जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन दिखाएगी किस रेट से दिखाएगी। इकोनॉमी में जो लोन पे इंटरेस्ट चलेगा वो किस रेट से चलेगा, तो किस रेट से चलेगा वो तो लीडिंग हो गया, फिक्स रहता है ना। आगे किस रेट से चलेगा वो लीडिंग हो गया, है ना। कई बार क्या होता है कि पहले डिसाइडेड नहीं रहता एकदम, जब हो जाता है तब डिसाइड किया रहता है कि कितना रेट से चला, कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या चला। सब कुछ हो गया, इकोनॉमी का एक टाइम पीरियड पूरा बीत गया, उसके बाद डिसाइड किया कि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट क्या रेट से चला है। तो ये 4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये सीपीआई क्या है, तो ये बताता है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से चेंज हुआ है। पहले लोग, मान लो आज से 30-35 साल पहले की बात देखें तो लोग एक दिन का 40-50 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, है ना। आज 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहे, सैलरी बढ़ गई, लोगों का इस हिसाब से रहन सहन भी बढ़ गया। लोग पहले 50 रुपये में ही खर्च भी कर लेते थे, बचा भी लेते थे। अब 500 रुपये में भी खर्च नहीं हो पा रहा पूरा, मतलब बच नहीं पा रहा, सारा खर्च हो जा रहा है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, समझे। तो ये चीज़ पहले डिसाइड नहीं हो सकती है कि आज से 30 साल बाद ये अमाउंट 500 का हो जाएगा। ये तो जब बीत जाता है समय तब पता चलता है, तभी हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू तब कितनी थी और आज कितनी है। ठीक है, सीपीआई समझ में आ रहा है। फिर है कॉमर्शियल लैंडिंग। कॉमर्शियल लैंडिंग जो तुमने पढ़ा होगा, उसमें शॉर्ट टर्म लैंडिंग के बारे में बिजनेस में पढ़ा होगा ना, एक दूसरे को उधार देते रहते हैं। तो ये भी पहले से इन पे इंटरेस्ट नहीं होता है, बाद में इंटरेस्ट डिसाइड होता है। ठीक है, बाद में इनका अमाउंट डिसाइड होता है कि कितना उधार देना है, दिया है, कितना उस पर हमें रिटर्न मिल रहा है। एक तो यानी कि पूरी इकोनॉमी में किस हिसाब से लैंडिंग सिस्टम चल रही है, तो ये पहले से डिसाइड थोड़ी होगी, ये तो बाद में होगी। नहीं आया समझ। और भी ऐसा होगा कि एक लिमिट में बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते लैंडिंग्स को। वो तो अपने इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि इकोनॉमी में हालात क्या चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। लेकिन जो भी हालात हैं वो एक समय के बाद का ही तो हम बताएंगे ना, मतलब समय बीत गया तभी तो हम बता सकते हैं कि इकोनॉमी के जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की लैंडिंग सिस्टम है वो कैसी रही। उससे पहले थोड़ी हम बता सकते हैं, क्योंकि उससे पहले अभी तो वो हुआ ही नहीं है, हुआ नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक, 2 हो गए। लीडिंग जो रियल आउटपुट से पहले के इंडिकेटर्स होते हैं, और एक लैगिंग जो रियल आउटपुट के बाद के इंडिकेटर्स होते हैं। इन इंडिकेटर्स से हमें पता चलता है कि किस फेज़ में इकोनॉमी चल रही है और किस फेज़ में जाने वाली है। तीसरे के लिए बात करें तो तीसरा है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, या इसी को हम कहते हैं कंकरेंट इंडिकेटर। ठीक है, कंकरेंट का मतलब है साथ साथ चलना, कोइंसिडेंट का मतलब तो यही हुआ ना, एक के ऊपर एक, एक के साथ दूसरा। नहीं आया समझ। अरे जैसे मान लो एक ईंट है, एक ईंट के ऊपर जस्ट दूसरी ईंट रख दी तो ये कंकरेंट हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के साथ, ना आगे ना पीछे। लीडिंग लैगिंग हमने देख लिया, लीडिंग क्या है आगे के लिए, लैगिंग क्या है पीछे के लिए, यही तो था। लेकिन कंकरेंट की बात करें, कंकरेंट नहीं उल्टा बता दे, लीडिंग लैगिंग। लीडिंग
पहले के लिए और लैगिंग बाद के लिए, ये उल्टा बता दिया था। और लेकिन कंकरेंट की बात करें, कोइंसिडेंट की बात करें, तो बिल्कुल जैसे इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी के साथ साथ ये इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, रियल आउटपुट के साथ साथ। अ थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंकरेंट इंडिकेटर्स, कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट। आ गया? Since they coincide fairly closely with change in the cycle of economic activity, they describe the current status of business cycle। बिल्कुल साथ साथ ही चल रहा होता है, बिजनेस साइकिल के साथ साथ चल रहा है, तो इसलिए ये बिजनेस साइकिल के एकदम करंट सिचुएशन को बता रहा होता है, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा होता है। यानी कि अभी के एकदम हालात क्या हैं बिजनेस साइकिल के। लीडिंग लैगिंग में तो हमने ये देखा कि आगे क्या होने वाला है और पीछे हिस्ट्री में क्या हुआ, राइट। लेकिन एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो हमें कौन बता रहा है? कंकरेंट बता रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए हो गया यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स, दीज इंडिकेटर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन or contraction of an economy more or less at the same time it happens, at the same point of time it happens। जिस समय पर इकोनॉमी चल रही है उस समय पर एक्सपेंशन में कितना चेंज आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स एंड फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स सच एज स्टॉक मार्केट प्राइस। ये फिर आ गया स्टॉक मार्केट प्राइस। लीडिंग में आया था और फिर से ये कोइंसिडेंट में आ गया। अब देखोगे जैसे जीडीपी है, करंट जीडीपी जितना है उससे हम पता लगाएंगे कि एक्सपेंशन में कितना चेंज आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन में कितना चेंज आ रहा है। स्टॉक मार्केट प्राइस, हाँ, दोनों में फ़र्क ये है कि ये मार्केट के बेस पे चल रहा है, हाँ, और वो मार्केट के बेस पर नहीं, वो मान लो कि सिचुएशन के बेस पर चल रहा है। खैर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ये हमारा कोइंसिडेंट इंडिकेटर हो गया है। याद करो, इसको भी एक नाम दिया गया था, तुमने 12th क्लास में बचपन में पढ़ा होगा। एक नाम से पढ़ा होगा, जीडीपी, जीडीपी जीडीपी इंडिकेटर पढ़ा है? पढ़ा है। याद आ गया? तो ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर के रूप में आ गया, बिल्कुल। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, शांत। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में करंटली कितना प्रोडक्शन चल रहा है उसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि फेज़ का हाल क्या चल रहा है, एक्सपेंशन ज़्यादा चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है। इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड्स, इन सब के बेसिस पर कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स हम ये है ही जिन बेसिस पर हम करंट सिचुएशन का पता लगाते हैं। तो मेन क्या है कि तुम्हें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
है ना। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, देखो मतलब केस स्टडी टाइप में। बिजनेस साइकिल 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था इन द स्टेट ऑफ इन द यूएस, है ना। इट स्टार्ट इन यूएस एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड। ये जो डिप्रेशन था ये यूएस में स्टार्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जीडीपी लगातार गिरती गई, लगभग 15% तक गिरी बिटवीन 1929 टू 1930। 4 साल तक रहा, 29, 30, 31, 32, 33 में भी था रिकवर हुआ। 30। फिर यहाँ पर आके ये ट्रो पे आ गया होगा ना, हाँ। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ और ये कॉन्ट्रैक्शन कितने साल रहा? 4 साल। 4 साल के बाद ट्रो पे आ गया। ट्रो पे आने के बाद रिकवरी शुरू हो गई होगी। तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो है फैल गिर गई और डिप्रेशन अच्छा खासा। जैसे जैसे क्या है, एज फार एज द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आर कंसर्न, जैसे जैसे ग्रेट डिप्रेशन दिखता जा रहा था, जो एक डिफरेंस है ऑफ ओपिनियन अमंग्स इकोनॉमिस्ट्स, उनके बीच में जो इकोनॉमिस्ट थे उनके ओपिनियन में डिफरेंस आने लग गया था। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई रीज़न दे रहा है ना। इस तरह के हालात बनने लगे। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड कीन्स रिगार्डेड लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी टू बी द कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मायनार्ड कीन्स जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये जो डिप्रेशन आ रहा है वो किस लिए आ रहा है? लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लोअर करने लग गए हैं, गिराने लगे हैं। तो जब डिमांड नहीं हो रही है तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा, ये ऐसा उनका कहना था। और मॉनेटरिस्ट ओपिन्ड दैट, अब जो मॉनेटरिस्ट थे, जो ये तो इकोनॉमिस्ट थे, और जो मॉनेटरिस्ट थे जो मनी पे अपना ज्ञान दिया करते हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेट डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस आ गए हैं, मनी सप्लाई लो हो गया है और इस वजह से जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में आ गई है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो दो एग्जाम्पल दिए हैं कि अलग अलग जो लोग थे अलग अलग अपने थ्योरीज देने लगे। और भी इकोनॉमिस्ट थे, वो ब्लेम कर रहे थे डिफ्लेशन को, मंदी आ रही है। ओवर इंडेटनेस, कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है। लोअर प्रॉफिट एंड पेसिमिज्म टू बी द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। उनके अकॉर्डिंग ये सारे भी कारण रहे हैं। तो अगर सारे क्लब कर दिए जाएं, एक साथ मिला दे, तो क्या क्या कारण रहा? एक तो एग्रीगेट डिमांड की, लोअर एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा बैंकिंग क्राइसिस, मनी सप्लाई कम है, तीसरा हायर इंडेटनेस, हायर indebted, हायर इंडेटनेस, और मनी सप्लाई और डिफ्लेशन। ये तो इसका हो गया ना बैंकिंग क्राइसिस में, डिफ्लेशन, लोअर प्रॉफिट एंड पेसिमिज्म, क्या होता है पेसिमिज्म? लोअर लोअर प्रॉफिट्स एंड पेसिमिज्म, मतलब कि
लोग कम से कम प्रॉफिट पर, इवन दो कि कॉस्ट पर भी गुड्स बेचने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है, सिर्फ अपनी लागत निकल जाए बस उतने पर भी सेल करने के लिए रेडी थे। आगे वॉट एवर मे बी कॉज, जो भी कॉज रहा हो, लेकिन बात ये समझ में आ गई कि इस 4 साल में इकोनॉमी पूरी डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन आगे क्या हुआ, दिन रात गुजरी, धूप निकली और रिकवरी शुरू हो गई। 1933 जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड अच्छा खासा हुआ, गोल्ड का इनफ्लो अच्छा खासा चला। ठीक है, मनी सप्लाई तो तभी बढ़ेगी ना जब गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड को फ्लो करेंगे। तो एक कंट्री आउटफ्लो करेगी तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका इनफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग्स है, खर्चे है, वो बढ़ गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में रिक्वायरमेंट्स बढ़ी तो गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए, तो इनकम भी बनी लोगों की, है ना। वर सम ऑफ द फैक्टर्स विच हेल्ड इकोनॉमीज स्लोली कम आउट ऑफ रिसेशन एंड एंटर्स द फेज ऑफ एक्सपेंशन एंड अप टर्म। तो ये वो दौर आ गया अब। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन में हम देखें तो वो हमेशा डाउनफॉल नहीं रहेगा। हाँ, एकदम क्रैश हो जाएगा, लेकिन ज़रूर वो यू टर्न मारेगा। तो एक तो ये है 1930 का फीचर्स। बिजनेस साइकिल की अपनी कुछ विशेषताएं, ये इजी है, ठीक है, मतलब लगेगा कि पढ़ा पढ़ा ऐसा है कुछ। पहला कि बिजनेस साइकिल अकर पीरियडिकली, समय समय पर आता है, ऐसा नहीं है कि लगातार चलता ही जा रहा है। हाँ, और ये भी नहीं है कि रेगुलर बेस पे चल रहा हो। डू नॉट एग्जिबिट ऑन सेम रेगुलरिटी, रेगुलरिटी भी इसमें नहीं मिलेगी। द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइकिल्स वेरी करेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑल्सो वेरीज, बिल्कुल। अब तुम्हें ऐसे दिखाई दे कि एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि हर 5 साल में, 6 साल में या 8 साल 10 साल में इकोनॉमी में एक बूम आ जा रहा है। मान लो हर 10 साल में एक बूम आ रहा है, उछाल आ जा रहा है, इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और 2024 वो 10वां साल है। पिछला बूम 2014 में आया था, 2024 में अगला बूम आएगा। पूरी 2024 बीत गई, बूम आया ही नहीं। तो तुम क्या कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, ऐसा बोलोगे? नहीं ना, क्योंकि ये कोई कंफर्मेशन थोड़ी है, ये प्रेडिक्शन है। हर पिछले 4 साल 5 साल से चल रहा है जो चीज़, हर 5 साल में हो रही है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी हो जाए। मार्केट क्रैश की बात अगर देखा जाए पूरे इकोनॉमी के लिए, तो जब मेहता जी आए थे 1991, स्कैम 1991 आइए ना, इस पर भी देखा भी होगा। इसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट हिल गया था। इसके बाद 91 में तो हुआ था, तो मान लो सन 2000 में, अभी पीछे देखा, बबल बर्स्ट आ गया आईटी में। आईटी की वजह से, जिस वजह से कंपनियों के हालात बिगड़ गए। बोलो। तो इसे 1991 ना कह के 92 कह लेता हूँ, क्योंकि हादसा तो 92 में हुआ था, स्कैम 91 में हुआ था। 91 में मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, क्रैश तो 92 में हुआ। उसके बाद सन 2000 में हुआ, जब खूब ये इंटरनेट वगैरह खूब फेज़ पर आ गए, काफ़ी कंपनियाँ
जो आईटी बेस्ड कंपनीज थी वो तो चल गई आगे, लेकिन जो बाकी कंपनियां थी वो सारी ढह गई, उनके मार्केट गिर गए। उसके बाद 2008 में अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस आ गए, अभी पीछे देखा है, अभी बातचीत चल रही थी ना, तो यहाँ देखोगे तो इधर भी 8 साल हैं, फिर एक 8 साल, तो इसका मतलब अगला क्राइस कब आएगा? 2016। लेकिन 2016 में कोई क्राइसिस आए? कोई क्राइसिस नहीं रही, सेम रेगुलेटरी नहीं है। नहीं रही। 2020 में आ गया कोविड टाइम पर, तो ये रेगुलरिटी नहीं ना, अगला कितना टाइम बाद आया, ये 12 साल बाद आया, तो यही है कि कोई सेम रेगुलरिटी नहीं मिलेगी। दूसरा, बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन। बिजनेस साइकिल ये तो तुम पढ़ चुके हो, अलग अलग फेजेस हैं एक्सपेंशन के, पीक के, कॉन्ट्रैक्शन के और ट्रो के, है ना। दीज फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी। ये जो स्मूथनेस और रेगुलरिटी दिखा रहा है, मतलब आएगा ज़रूर, रेगुलर बेस पर आएगा। द लेंथ ऑफ ईच फेज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। हाँ, अब हो सकता है कि ये कुछ ऐसे चल जाए हैं और ये ऐसे लगातार जाए कुछ दूर तक, तो जरूरी थोड़ी है कि ट्रो ही रहेगा, कभी तो आगे जाके उठेगा, कब उठेगा नहीं पता। अगला, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब इसे ये चीज़ ध्यान रखना है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्री मार्केट तो वही होगा ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे तो गवर्नमेंट का रूल है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलाएगी, तो कहाँ उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तुम ढूंढने फिर बैठोगे। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिल रहा है हमें? ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। मिक्स्ड में भी मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी में पूरी थ्योरी अच्छे से काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि जहाँ फ्री मार्केट में मान लो पीक 3 साल तक रहता, मिक्स्ड इकोनॉमी में वही पीक 1 साल में ही गिर जाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहेगी, उसी में ही बिजनेस साइकिल जनरली काम करेगा। दे आर परवेसिव एज वेल। ये परवेसिव है, ये हर जगह लागू होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन वन और मोर सेक्टर्स गेट ईजिली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर्स। 1-2 सेक्टरों में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसकी वही डिस्टर्बेंस दूसरे सेक्टरों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जिस वजह से सारा का सारा मतलब हर सेक्टर में देखने को मिल सकता है। हमने देखा था कि बिजनेस साइकिल का इसके बारे में कि ज़्यादातर जो सेकंड सेक्टर है और थर्ड सेक्टर है उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी वजह से फर्स्ट यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे भी तो असर पड़ जाएगा, तो असर उन पे भी पड़ेगा, यानी कि ये हर जगह देखने को मिल जाएगा। अगली बात, although all sectors are adversely affected by business cycle, some sectors such as capital goods industry, durable consumer goods industry, etc. are disproportionately affected. Moreover, compared to agricultural sector, the industrial sector is more prone to the adverse effect of trade cycle. इसमें वो बात एग्रीकल्चर वाली बता भी दी, प्राइमरी सेक्टर वाली। हमने क्या देखा कि बिजनेस साइकिल जो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ड्यूरेबल गुड्स और इन सब पे क्या है कि ढंग से मतलब प्रोपोर्शनेटली इन पर असर नहीं है, किसी में कम किसी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही बता दिया है कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे हमें बिजनेस साइकिल का असर कम देखने को मिलेगा एज़ कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें बिजनेस साइकिल ज़्यादा देखने को मिलेगा और
वहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर है तो उसमें कम देखने को मिलेगा। ठीक से क्यों नहीं बैठ रहे? बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। बिजनेस साइकिल को देखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, मतलब जटिल, मतलब जितना इजी हमें लग रहा है, दिख रहा है, उतना ये है नहीं। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज। ये बात बहुत बार बार आ गई, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। They are caused by varying factors, therefore it is difficult to make an accurate prediction of trade cycle before their occurrence। पता नहीं लगा सकते। बार बार घूम फिर के वही आ रही है बातें। अगला है repercussion of business cycles get stimulously felt on nearly all economic variables, that is output, employment, investment, consumption, interest, trade and price level। तो ये हर एक के साथ मिल के काम कर रहा है। बिजनेस साइकिल किसी एक की वजह से नहीं हो रहा, इन सब की वजह से हो रहा है बिजनेस साइकिल। अगला है बिजनेस साइकिल आर कंटेगुअस और एंड आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। एक आध किसी मोहल्ले कॉलोनी में नहीं है, पूरी इकोनॉमी पर है और इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। दूसरी इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। जैसे हमने अभी यूएस के बारे में देखा, 1929 में क्राइसिस शुरू हुए थे यूएस में और कुछ ही समय में वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया था। दे बिगिन इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़। ये यूएस वाला एग्जांपल दे दिया है। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था और वो धीरे धीरे पूरे ग्रेट ब्रिटेन अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज़, तो उसने पूरे सबको फैला दिया। नेक्स्ट कि बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस को क्या कहेंगे, चिंता का विषय है ये। क्योंकि एक्सपेंशन आ रहा है तो अब तो दिक्कत नहीं है, पीक आ गया फिर भी चलो कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत आएगी और ट्रो आ गया फिर तो काफ़ी सारे, तो उसमें देखोगे तो यूनिटी बंद कर देते हैं, कंगाल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब मंदी का दौर आ जाता है तो उस टाइम पर काफ़ी सारे जो किसान हैं वो सुसाइड करने लग जाते हैं। तो ये सारा क्या है, फीचर्स। समझ में आ गया इतना? कॉजेज़ हो, फीचर्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, फीचर्स हो गए, अब कॉजेज़ की बारी। बिजनेस साइकिल में आकर ये, खैर ये तो शुरू में ही देख लिया था कि कॉजेज़ कितने तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के, एक तो इंटरनल कॉज और दूसरा है एक्सटर्नल कॉज। तो इंटरनल कॉज किसे कहेंगे? आर इंटरनल कॉजेज और इंडोजिनस फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट। जो अपने ही बाउंड्री के अंदर है वो इंटरनल कॉजेज होंगे, अपनी बाउंड्री के अंदर कॉजेज आ रहे तो इंटरनल कॉजेज हैं, और इनकी वजह से इकोनॉमी में बूम भी आ सकता है और बर्स्ट भी आ सकता है। देखो इसमें लिखा है लीड टू, आएगा, प्रेडिक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनल में फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। इसके बारे में तो वही अपने कीन्स ने ही बोला था, एग्रीगेट डिमांड कम है जिस वजह से डिप्रेशन आ रहा है, बोला था ना कीन्स ने।
तो ये वहीं कीन्स की डेफिनेशन दे दी। अकॉर्डिंग टू कीन्स, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। डिमांड चेंज होने से चेंज होता बिल्कुल, तो इसने ये बात बोली सीधे सीधे। इफेक्टिव डिमांड रेफर्स टू विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड में एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं। In a free market economy where maximization of profit is the aim of business, a higher level of aggregate demand will induce businessmen to produce more। यही तो रहेगा फ्री मार्केट में, जहाँ एक बिजनेसमैन का अपना एम, अपना लक्ष्य होता है कि प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करे, उसके लिए वो हम उम्मीद यही रखेगा ना कि एग्रीगेट डिमांड हायर रहे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। समझ गए बात को? तो एक चेन बन गई। एज अ रिजल्ट देयर विल बी मोर आउटपुट। आउटपुट क्या रहेगा फिर? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो इस उम्मीद में बैठा है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा आएगी, तो ताकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहे तो मैं प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर लूँ, जिस वजह से वो आउटपुट ज़्यादा रखेगा, इनकम ज़्यादा रखेगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रखेगा। लेकिन एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई, इट कॉज इन्फ्लेशन। अब यहीं से मामला बिगड़ गया। अगर एग्रीगेट डिमांड एडी जो है वो आउटस्ट्रिप कर जाए, क्रॉस कर जाए एग्रीगेट सप्लाई को, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो कि तुम बचपन में पढ़ के आए हो। एज अगेंस्ट दिस, और इसी के अगेंस्ट अगर डिमांड कम हो गई तो फिर इनकम और एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगा, जिस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट अपना तोड़ने लगेंगे, सेल कर करके। इन्वेस्टर सेल स्टॉक सेल करके अपना पैसा निकालने लगेंगे। एंड बाय सेफ हेवन investment that traditionally do not lose value such as bond, gold and US dollar, as company lay off workers, consumers lose their job and stop buying anything but necessary। लगभग सारे में यही बताया कि इन्वेस्टर लोग और जो जहाँ पर जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके और इकोनॉमी को हाथ बढ़ा रहे थे वो लोग क्या करने लगेंगे, क्योंकि देखेंगे कि इकोनॉमी में डिमांड कम आ रही है, सप्लाई ही ज़्यादा है, यानी कि मंदी का दौर आ रहा है, सबकी कीमतें गिरने लग जाएंगी, तो चुपचाप बाहर निकल जाओ। ठीक है। दिस कॉज अ डाउनवर्ड स्पाइरल, इसी वजह से डाउनवर्ड स्पाइरल आता रहेगा। मतलब एक तरफ तो डिमांड कम होती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ इन्वेस्टर लोग उन्हें कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, शक ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो पैसा निकालने लगेंगे, जिस वजह से प्रोडक्शन डाउन होने लगेगा, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट और कम होने लगेगा, तो डिमांड और कम होने लग जाएगी। तो ये स्पाइरल बन गया ना। द बर्स्ट साइकिल eventually stop in its own end when prices are so low that those investors that still have cash start buying again। धीरे धीरे जब वो प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा तो इन्वेस्टर जिनके पास आज भी कैश रखा हुआ है, क्योंकि बेच बाच के कैश निकाल के रख लिया था, अब वो फिर से क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर से स्टॉक खरीदना शुरू कर देंगे। This can take a long time and even lead to a depression। इस काम में बहुत देर हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि सुबह बेच के और पैसा निकाल लिया था, शाम को फिर खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। वो यही देखेंगे कि कीमत और कम हो, जो और कम हो जाएगी तब खरीदेंगे। खरीदेंगे लेकिन कीमत बहुत कम हो जाने के बाद। तो
तो गिरता जाएगा, प्राइस गिरता जाएगा गिरता जाएगा, जिस वजह से डिप्रेशन आता जाएगा। ना वो खरीदेंगे ना डिप्रेशन कम होगा। हाँ, कोई कारण ऐसा आ गया कि वो खरीदने लगे तो डिप्रेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। डन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी आ जाता है। खैर ये भी वही है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो डिमांड सप्लाई का ही पार्ट है, तो यहाँ पर भी वही सारी बातें हैं। फिर फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस साइकिल। अब यहाँ तो हमने इन्वेस्टर लोगों का देख ही लिया, कभी वो इन्वेस्टमेंट निकाल ले रहे हैं, कभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वो तब ज़्यादा करते हैं जब डिप्रेशन आ जाता है, और जैसे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे डिमांड बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ता है, एक्सपेंशन आ जाता है। एक्सपेंशन आता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स लोग, जब एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इन्वेस्टर लोग पैसा लगाना कम कर देंगे, और जैसे ही पैसा लगाना कम करा एक्सपेंशन रुक गया, पीक आ गया, अब लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, कमाने लग गए। कमाने लगेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, डिमांड कम होने लग गई, है ना, डिमांड कम होने लगी। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन। तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट निकालने लगे तो डिमांड भी कम होने लग गई। कोई दिक्कत तो नहीं। यह लिखा है इन्वेस्टमेंट में राइज व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो इन द इकोनॉमी। Increase in investment shift the aggregate demand to the right, leading to an economic expansion. Increase in investment, जिस वजह से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा राइट में, और हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन आ गया, और इसी का उल्टा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाया जाए, मतलब एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? कुछ तो कारण हो सकते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा। आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा दे रहे हैं? वो तो है कि फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ रहा है? फ्यूचर में ही कर लेना इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर में महंगा हो जाएगा। आज की तारीख में प्राइस बहुत लो है, एक कारण, और डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस हाई नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट किया क्यों जाए आज की तारीख में? तो पहला कारण प्राइस लो है, दूसरा कारण यहाँ लिखा हुआ है न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। नए नए इन्वेंशंस जो है वो इन्वेस्टर्स को ललचाते हैं कि पैसा लगाओ। शार्क टैंक वाले, उनके पास खूब पैसा रखा हुआ है, तो वो देखते हैं ना कि कौन पर्सन कुछ नई चीज़ लेकर आया है, जो कुछ कोई भी कैंडिडेट कुछ नया लेकर आया तो उसी को पैसा उसी में लगा देते हैं, हो जाता है काम उसका, है ना। वरना वो ऐसा थोड़ी है कि सबको प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, 1 करोड़ तू ले जा, 1 करोड़ तू ले जा, 1 करोड़ तू ले जा, सबको नहीं देते हैं। हाँ, और ये भी देखते हैं कि किस में कितना पैसा लगाना वाजिब है, ठीक।
तीसरा फैक्टर वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का अगर खर्चा देखा जाए तो वो गवर्नमेंट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर डालता है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर हैज़ डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स बढ़ा रही है, खासतौर पे वॉर से पहले और वॉर से बाद में हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए डिस्टेबलाइजिंग है, मतलब इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको बिगाड़ के रख देता है। ठीक है। बाकी और खर्चे हों तो उससे इकोनॉमी में कमाई होती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अपने और खर्चे बढ़ा दे, सैलरी एम्प्लॉयमेंट देने लग जाए, सैलरी वगैरह बढ़ गई तो अपने आप ही लोग डिमांड बढ़ा लेंगे और कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन तुरंत ही ट्रो को टच करके तुरंत रिवाइव कर जाएगा। वॉर वगैरह में खर्चे करेंगे तो वो जो खर्चा है वो वहीं ख़त्म ही हो जाएगा, वो किसी की कमाई ज़्यादा खास बनेगी ही नहीं, है ना। वेलफेयर में गवर्नमेंट करेगी। अगर इंस्ट्रूमेंट्स पे खर्च कर रहे हैं तो वो कौन इस्तेमाल कर रही है? पब्लिक इंस्ट्रूमेंट्स पर, वो वॉर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कर रही ना पब्लिक इस्तेमाल, वो तो वहाँ सिपाही कर रहे हैं। और ऐसा है कि वहाँ पर इस्तेमाल किया और उसके बाद ख़त्म, वो दोबारा इस्तेमाल भी नहीं आ रहा, राइट। तब तक इस्तेमाल नहीं होगा जब तक वॉर नहीं होगी। वॉर नहीं हुई तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, बेकार पड़ा हुआ है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो काम नहीं दे रहा ना, ग्रोथ में काम देगा नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं उससे। अगला आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। पढ़े लिखे हैं सारे, है ना। ऑल्सो कॉज बिजनेस साइकिल। एक्सपेंसरी पॉलिसी सच एज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स कट आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ बूस्टिंग एग्रीगेट डिमांड। डिमांड बढ़ानी है तो ये सारी चीज़ें कम कर दो, है ना। डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशन आ जाएगा। और अगर तुम्हें गिराना है तो इन्हें बढ़ा लो। दिस रिजल्ट्स इन बूम। सिमिलरली सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफन मोटिवेट बाय पॉलिटिकल मोटिव्स लीड्स टू इन्फ्लेशनरी अफेक्ट एंड डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरता भी है इससे। एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर सच एज रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन टैक्स वगैरह वगैरह, ये उल्टा के लिए हो गया। रिवर्स इफेक्ट दिखा दिए ना। अगर टैक्स रेट घटाते हैं या गवर्नमेंट स्पेंडिंग घटा दी जाए तो क्या होगा? देखो, एक तरफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और दूसरी तरफ टैक्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे अगर बढ़ा रही है तो जो एडी है एग्रीगेट डिमांड वो बढ़ जाएगा। खर्चे कम करेगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। और उसी तरफ टैक्स की बात करें तो अगर जो सरकार है वो टैक्स को कम कर रही है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर टैक्स बढ़ा देती है तो फिर ये घटेगा। बात क्लियर? फिर आते हैं मनी सप्लाई पर। ये भी सारा पढ़ा हुआ है। मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, लोग डिमांड ज़्यादा कर देंगे, एक्सपेंशन आ जाएगा। हाँ, तो ये तो सारे अपने घर की बात है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब मानसिकता। बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर द आउटकम ऑफ दीज साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बिजनेसमैन। कौन सा? ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म।
ये शायद पहले भी आया था पीछे। मन में भी डाला था कि इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, ये होगा। इफ़ एंटरप्रेन्योर्स आर ऑप्टिमिज्म है, अगर जो एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति है, वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, दे मेक इन्वेस्टमेंट एंड एज अ रिजल्ट द एक्सपेंशनरी फेज में बिगिन। ऑप्टिमिज्म मतलब वो नहीं, आगे के बारे में सोचने वाला, आगे के बारे में सोच के चल रहा है, तो वो आज के तारीख में वो देखेगा कि मुझे आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो आज क्या कर लेगा, इन्वेस्ट कर देगा पैसा कहीं। आज इन्वेस्ट कर देगा कहीं, आज इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेगा ताकि वो आगे कमा सके उससे। मौका परस्त लोग होते हैं ये। अरे बैलेंस नहीं बन रहा। अच्छा आगे देखो, दे मेक इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेंशन आएगा। आगे, द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन। उन्हें दिखाई देगा कि मार्केट फ्यूचर में बिगड़ने वाला है, नकारात्मकता, तो इन्वेस्टर्स टेंड टू रेस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट, है ना, with reduced investment, employment, income and consumption also take a downturn and the economy face contraction in the economic activities। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये तो था पीगू के लिए, और अकॉर्डिंग टू शम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी, इसकी अपनी इनोवेशन थ्योरी है, क्या है इसमें, ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस। ये इनोवेशन वाली बात पीछे बताया था ना मैंने, तो ट्रेड साइकिल इनोवेशंस पर भी क्या कर रही है, डिपेंड कर जा रही है, विच टेक प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। द Cobweb theory propounded by Nicholas Kaldor holds that business cycle result from the fact that present prices substantially influence the production at some future date। मतलब ये स्कम्टर के जो स्कम्पीटर की इनोवेटिव वाली जो थ्योरी है, उसने बोला कि बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल जो है वो इनोवेशन का रिजल्ट है। अगर इनोवेशन हो रहा है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनोवेशन नहीं है तो डिमांड भी डाउन रहेगी ही रहेगी, ठीक। और ऐसे ही कॉबवेब थ्योरी आई, जो कि हमें निकोलस काल्डोर ने दी, जिसने कहा कि प्रेजेंट के जो प्राइस है वही इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ सम फ्यूचर डेट। आज की प्राइस कमोडिटी की वो फ्यूचर के प्रोडक्शन पे को अफेक्ट कर देगा। आज प्राइस ज़्यादा है तो प्रोडक्शन फ्यूचर में ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस गिरेगा। अरे कमोडिटी का प्राइस आज ज़्यादा है तो कॉस्ट लग जाएगी ना ज़्यादा, तो प्रोडक्शन आज ना करके बाद में करेंगे जब डाउन हो जाएगा प्राइस। और इसी तरह अगर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होगा, आज प्राइस कम होगा, तो प्रोडक्शन आज कर लेते हैं, कॉस्ट कम लग जाएगी, डिमांड आज कर लेते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट फ्लक्चुएशंस इन प्राइस may become responsible for fluctuation in output and employment at some subsequent period। तो आज का अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो उस वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आज का फ्लक्चुएट हो जाएगा।
जो कुछ समय तक रहेगा भी। डन। अब एक्सटर्नल के बारे में, ये तो इंटरनल थे। एक्सटर्नल जो अपने घर से बाहर असर दिखा रहे हैं। द एक्सटर्नल कॉज और एक्सोजीनियस फैक्टर्स, ये नाम दोनों के ही हैं। एंडोजीनस होगा। एंडोजीनियस फैक्टर्स इंटरनल हो गए और एक्सटर्नल के लिए एक्सोजीनस फैक्टर। इनमें आ गया वॉर। वॉर का मतलब अपने ही देश में, हाँ कई बार, जैसे अब ये ड्यूरिंग वॉर टाइम्स प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स लाइक वेपन्स, ये सारे तो बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर डिवाइडेड फॉर देयर प्रोडक्शन, दिस अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ज़्यादातर अब वॉर गुड्स बनने लगे ना, तो अपने कैजुअल गुड्स जो है उनके प्रोडक्शन में तो असर पड़ेगा। जैसे भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी की अपनी वॉर चल रही थी, तो ब्रिटेन ने भारत को भी ढाल बना लिया था, अपने साथ घसीट लिया था। भारत में प्रोडक्शन होता था अनाज का, कपड़ों का, है ना, किसी भी चीज़ का, जूते चप्पल सब। तो ज़्यादातर वॉर सोल्जर्स के लिए होता था, तो भारत के खुद के लोगों के लिए प्रोडक्शन कम हो जा रहा था। समझ में आ रही है बात? तो खुद के लिए ये कम हो जाता था, जो हमारे लिए दिक्कत ही देता था। हैं वॉर के वक्त वो क्रॉप भी आर्मी को ही जाता था। उस क्रॉप को इंटरनेशनल मार्केट में बेच के जो कैश आता था, उसको वो उनके अपनी आर्मी के टेक केयर में लगा देते थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती थी। इवन वेपन्स प्रोडक्शन होते थे, तो वो सारे भी अपनी आर्मी के लिए ही होते थे। लोहा वगैरह सारा वहीं चला जा रहा है ना, रिसोर्स। फॉल इन प्रोडक्शन कॉजेज, जो इस वजह से क्या प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल इन इनकम, प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस क्रिएट्स contraction in economic activity and may trigger downturn in the business cycle। ठीक। इसके बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर के बाद का रिकंस्ट्रक्शन देखा जाएगा। मतलब अब ऑब्वियसली लड़ाई झगड़े सब बंद हो गए, तो दोबारा से कंट्री को बनना है अब, तो क्या होगा? हाउस, रोड, ब्रिज सब बनेंगे। जिस वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल दीज एक्टिविटीज़ पुश अप इफेक्टिव डिमांड, ड्यू टू विच आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम गो अप। जो डाउन हुए थे अब वो उठेंगे। तीसरा टेक्नोलॉजिकल शॉक। शॉक मतलब झटका। टेक्नोलॉजी बदल जाता ही है, तो बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है ना डिमांड पर। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस। दीज प्रोडक्ट्स जनरली रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, है ना। दिस लीड टू एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रॉफिट। अब जैसे शिक्षा के दौर में देखो तो स्मार्ट बोर्ड वाला टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाइप पर है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उस वजह से वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको काम मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है वहाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है।
हो रहा है ना, और इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यू टू द एडवेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, अब मोबाइल फ़ोन का ही देखोगे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट अ बूम एंड देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं। वॉर हो गया, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन हो गया, और टेक्निकल शॉक्स हो गए। दो और बचते हैं, नेचुरल फैक्टर्स और पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेचुरल फैक्टर तो वही फ्लड वगैरह है, अर्थक्वेक और ये सब। तो ये सारी चीज़ें अगर अकरेंस हो जाती है इनकी, तो रिसोर्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से अफेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन हाँ, डिमांड ज़्यादा रह जाती है, डिमांड थोड़ी कम होती है। हाँ, तो इन सब की वजह से, फ्लड वगैरह की वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है बैडली अफेक्ट हो जाता है। विद रिड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट, इनकम ऑफ फार्मर फॉल एंड देयर फोर दे रिड्यूस देयर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। मान लो अपना अनाज उगाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा तब ना जाके इंडस्ट्रियल गुड्स, कपड़े लत्ते और कॉपी किताबें, सारी चीज़ों की डिमांड करेंगे। ऐसा हो ही नहीं पा रहा, बाढ़ आ जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, अनाज ढंग से उग नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है रिड्यूस हो जाता है और फार्मर लोग इंडस्ट्रियल गुड्स को डिमांड कम कर देते हैं, जिस वजह से रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑल्सो पुश अप देयर प्राइस। ये बात अभी बताया, जब इनके अपने प्रोडक्शन डाउन रहेगा तो आउटपुट तो कम है, यानी सप्लाई तो कम है, लेकिन डिमांड तो नहीं कम होगी, डिमांड तो वही की वही रहेगी, जिस वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। दस रिड्यूस द इनकम अवेलेबल फॉर बाइंग इंडस्ट्रियल गुड्स। ये भी एक कारण हो गया जिस वजह से उनके पास पैसे नहीं बचे कि वो इंडस्ट्रियल गुड्स खरीद सकें। और रिड्यूस्ड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कॉज इंडस्ट्रियल रिसेशन, और इंडस्ट्री में तो रिसेशन आ जाता है। लास्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ। population growth. If the growth rate of population is higher, population अगर लगातार बढ़ती जाएगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, सेविंग कम हो जाएगी, है ना। फेवर सेविंग विल रिड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एज अ रिजल्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो गो लेस। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि सेविंग ही नहीं रहेंगी, तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, सारा तो एक्सपेंडिचर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कम, जिस वजह से इनकम कम और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। विद लेसर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम द इफेक्टिव डिमांड विल बी लेस, तो डिमांड कम रहेगा। देखो, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो डिमांड फिर भी तभी ज़्यादा रहेगी जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब इनकम कमाएंगे। इनकम तो कमाई हो नहीं पा रही क्योंकि सेविंग्स बची नहीं है, इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, इनकम हुई नहीं, है ना। ओवरऑल देयर विल बी स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ तक समझ में आ गई? तो सबको एक क्लब करके यहाँ पर समझा दिया गया। तो 5 फैक्टर्स एक्सटर्नल और इंटरनल, 6 फैक्टर्स थे ना। 6 फैक्टर्स इंटरनल, 5 फैक्टर एक्सटर्नल, बस इतना ही तो बच रहा है। रेलिवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो देखो, इसमें तो नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर बिजनेस डिसीजन लेना है तो कैसे लिया, जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कब स्टार्ट किया जाए। छोटा सा समरी के रूप में बता रहा हूँ।
बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिसीज़न लेना है, मान लो, तो कब डिसीज़न लोगे? एक्सपेंशन के वक्त, पीक के वक्त, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त या ट्रो के वक्त? डिमांड बढ़ रही है ना, तो ये देखो कि लगातार मार्केट की स्टडी रखो, है ना, फ्री मार्केट में चलना है ना ये तो फ्री मार्केट की स्टडी रखो, बिजनेस साइकिल अपना मेंटेन रखो, बना के मतलब चेक करते रहो, और सही रहेगा जब तुम एक्सपेंशन वाले दौर में स्टार्टिंग में आ जाओ। तो कॉन्ट्रैक्शन है, डिमांड कम होती जाएगी। पीक से पहले कर रहा है, तब तो ये पता चल जाएगा ना कि पीक हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें हम तो उसमें फ़ायदा तो नहीं हो पाएगा ना, कॉस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, तो बता सकते हैं ना। पॉसिबिलिटीज़ है कि कॉस्ट पर बेचना पड़ जाए, क्योंकि डिमांड इतनी डाउन हो रही होगी, पॉसिबिलिटीज़ है कि कॉस्ट से भी कम पर बेचना पड़ जाए। तो तब तो ये पता चल जाएगा ना कि अब कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, तो कुछ तो करेंगे ना फिर। कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, वही प्राइस कम करना पड़ेगा, और उसके अलावा क्या है ऑप्शन? अब देखो कल की ही बात ले लेते हैं, सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो भाई, कल की ही बात ले लेते हैं। कल ज़्यादातर सारे जो वेंडर्स हैं राखियाँ बेचने में लगे पड़े थे, है ना। एक दिन पहले यानी कि सैटरडे भी बिक रहा होगा, सैटरडे बिक रहा, कल मंडे था, मंडे से पहले संडे को भी बिक रहा होगा और सैटरडे को भी बिक रहा होगा, खूब बिका होगा। एक्सपेंशन शुरू हुआ। अब मान लो कोई नया तुम राखी तुम भी बेचने का सोच रहे हो, तो किस दिन बेचना चाहोगे? मंडे को, जिस दिन राखी है उसी दिन राखी लगाओगे? 2 दिन 3 दिन पहले सोचोगे ना डिसीजन। ये देखोगे कि ये एक्सपेंशन का टाइम है, कब? फ्राइडे ट्रो था, उस दिन ज़्यादा सेल नहीं रही होगी, हल्की फुल्की रही होगी। सैटरडे को एक्सपेंशन आया, बढ़ा, संडे आया और बढ़ा, एक्सपेंशन ही है, ठीक। और संडे के बाद जब मंडे मॉर्निंग तक में पीक आ गया, ठीक, दोपहर 12 बजे तक पीक आ गया। अब उसके बाद तुम ठेली लगा के क्या कर लोगे? अब तो कॉन्ट्रैक्शन आ गया। अब तो तुम्हें जो भी, जैसे राखी, अगर तुम कोई राखी 2 रुपये की खरीद के लाए हो और यहाँ 10 रुपये की बेच रहे हो, होता है 2 रुपये 3 रुपये की एक राखी पड़ती है, यहाँ आके 10 रुपये में बेचते हैं। तो तब तक ना, संडे तक, मंडे को भी मॉर्निंग तक तुम 10 रुपये का बेच रहे होगे, 12 बजे तक भी तुम उसे 10 रुपये में ही बेच रहे होगे। अब 12 बजे के बाद, क्योंकि अब दौर ख़त्म हो रहा है ना, अब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो 10 से 8, 7, 5 पे बेचते चले जाओगे। ट्रो आ जाएगा, 3 रुपये में बेचना शुरू कर दोगे। 3 में ही खरीद के लाए हो, 3 रुपये में ही बेच के ख़त्म करना शुरू करोगे। क्यों बेच रहोगे ख़त्म करके, मतलब क्यों इस प्राइस पे बेचोगे? क्योंकि मंडे जैसे ही बीता, कोई भी नहीं, एक सिंगल राखी नहीं बिकेगी, तो 3 रुपये में ही बेच बाच के कम से कम पैसा तो निकाल लें। यही बिजनेस डिसीजंस हैं। आ गया समझ में? तो चलो ठीक है, बंद करते हैं अब।